नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। चर्चा की जाएगी कक्षा 8 हमारा अतीत का पाठ नंबर 3। पाठ का नाम जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। जैसे कि आप लोगों ने देखा, पाठ 1 और 2 में हमने देखा था कि अंग्रेजों ने किस तरीके से भारत में कब्जा किया और साथ ही साथ यहाँ पर शासन व्यवस्था अपने हाथों पर ले ली थी। अब ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार से शासन चलाना है या किस प्रकार से अंग्रेजों ने शासन चलाने के लिए यहाँ पर अपने नियम कानून बनाए या राजस्व वसूली के लिए कृषि से संबंधित नियम बनाए, उस पर आज चर्चा की जाएगी। आइए चर्चा शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के तमाम एनसीईआरटी किताबों के आधार पर प्रतिदिन चर्चा की जाती है। ये चर्चाएँ कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी होती हैं और साथ ही साथ तमाम वो साथी जो प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बीए एनसीईआरटी की चर्चाएं काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पर मुख्य रूप से जो प्रश्न एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं उन पर ध्यान केंद्रित करते हुए चर्चा को बढ़ाते हैं। यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख पा रहे होंगे, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए एक चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कंपनी दीवान बन गई, मतलब कंपनी को बिहार, उड़ीसा और बंगाल का क्या मिल गया था, दीवानी एकत्रित करने का अधिकार मिल गया था। 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवान तैनात किया, मतलब दीवानी दे दी गई। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाने से अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी, मतलब एक काफ़ी फायदेमंद अंग्रेजों के लिए यह रहा था। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो खरीदती बेचती रहें, समय समय पर कंपनी को भी यह समझ आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने के वजह से उन लोगों को भी शांत रखना होगा जो गांव देहात में पहले से शासन करते आ रहे हैं और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। यह कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों में उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए और लोगों के अधिकार किस तरीके से तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसी करवाई। ये हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। आइए देखें कि कंपनी की आमदनी के स्रोत यहाँ पर क्या क्या थे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मुगल साम्राज्य में जो आमदनी के मुख्य स्रोत थे वह भू राजस्व था। इसी तरीके से अंग्रेजों ने भी भू राजस्व पर अपनी नज़र गड़ाई रखी और देखें कि किस तरीके से अपने आमदनी को बढ़ाए। कंपनी दीवान तो बन गई, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने से हिचकिचा रही थी।
उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण से 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य 2 गुना हो चुका था। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना चांदी और आयात करती थी, मतलब लाती थी, और इसके बदले में वह सामान खरीदती थी। अब बंगाल से इकट्ठा होने वाला पैसा ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदने के लिए हो जाती थी। मतलब जो बंगाल से राजस्व एकत्रित होता था उसी से वह भारत से सामान खरीद सकते थे। जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपनी लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल के 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया और इस अकाल ने लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। निश्चित तौर पर 1770 में जो अकाल पड़ा वह बंगाल के लिए काफ़ी पीड़ादायक था। लगभग 1 करोड़ लोगों का मरना, आप मान सकते हैं कि 100 लाख लोग जहां पर मरे होंगे, किस तरह की स्थिति वहां पर रही होगी आप एक अनुमान लगा सकते हैं। और 1 करोड़ लोगों की मृत्यु अकाल से हो जाने या नहीं भुखमरी अकाल से होने की स्थिति में निश्चित तौर पर लोगों के लिए काफ़ी पीड़ादायक रहा होगा। ये यहाँ पर देखें कि बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट है। ग्रामीण इलाकों में किसान और कारीगर अपनी चीज़ों को बेचने और ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाज़ारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाज़ारों पर बहुत बुरा असर पड़ा। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लोग बाग यहाँ पर सामान लिए हुए हैं, कुछ लोग खरीद रहे हैं। मतलब लोग यहाँ पर खरीदारी और बिक्री दोनों किया करते थे। अब खेती में सुधार किस तरीके से किया या सुधार की ज़रूरत थी, इस पर आगे चर्चा करते हैं कि अंग्रेज़ों ने जो कृषि के लिए मुख्य रूप से यहाँ पर व्यवस्था की या कर वसूली की व्यवस्था की, उसे 3 प्रकार से किया। जैसे यहाँ पर चार्ल्स कॉर्नवालिस को दिखाया गया है। जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने या चार्ल्स कॉर्नवालिस ने लागू किया। कब किया, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। 1793 में किया। किस क्षेत्र में किया? BBU, बी से बंगाल, बी से बिहार, यू से उड़ीसा। BBU और उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में भी यह प्रथा या यह व्यवस्था लागू की गई थी। लगभग भारत के 19% क्षेत्र में जो कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी इसे लागू किया गया था, जबकि भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार के पास रहता था और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जो थी वह जमींदार की होती थी। आगे देखें कि इसी में एक और व्यवस्था आती है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि स्थायी बंदोबस्त तो कॉर्नवालिस ने लागू किया था, जबकि हम जो आगे चर्चा करेंगे उसमें आप लोगों को कृषि राजस्व के एकत्रित करने के 2 और तरीकों के बारे में यहाँ पर पढ़ाया जाएगा या यहाँ पर समझने का प्रयास आप लोगों के लिए यहाँ पर समझाने का प्रयास किया जाएगा। रैयत वाली व्यवस्था की अगर हम बात करें तो यह रैयत किसानों को कहा जाता है। मतलब किसानों के साथ जो व्यवस्था की गई थी, थॉमस मुनरो ने रैयत वाली प्रथा को चलाया। प्रश्न पूछा जाता है कि रैयत वाली प्रथा को किसने प्रारंभ किया? थॉमस मुनरो ने। कब प्रारंभ किया? 1820 में। किस क्षेत्र में किया? यह बम्बई, मद्रास और असम क्षेत्र में
किया गया। लगभग 51% जो क्षेत्र था अंग्रेजी साम्राज्य का, उसमें रैयत वाली व्यवस्था लागू की गई और भूमि का मालिक जो होता था इस व्यवस्था में किसान होता था, और ब्रिटिश को जो राजस्व देने की जिम्मेदारी होती थी वह रैयत की होती थी या नहीं, किसान की होती थी। कर इसमें लगभग 33 से 55% तक रखा गया था, जबकि जो तीसरा प्रकार था वह था महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था की अगर हम बात करें तो यह विलियम बेंटिक के समय लागू किया गया 1853 में, जबकि 1822 में मैकेंजी के द्वारा इसे बनाया गया था और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब प्रांत में इसे लागू किया गया था। समस्त भूमि का 30% भूमि पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। महाल का अर्थ होता है गांव, मतलब इस व्यवस्था के अंतर्गत पूरे गांव को या पूरे गांव का जो कर था एक साथ दिया जाता था। जो गांव के प्रमुख व्यक्ति होते थे, प्रधान हैं, ऐसे लोगों को पूरे गांव से कर इकट्ठा करके अंग्रेजों को देना पड़ता था, जो गांव के मुखिया होते थे। और कर की दर जो थी यहाँ पर 60% तक रखी गई थी। इसी पर हम चर्चा करेंगे। आइए चर्चा को देखते हैं कि किस तरीके से कक्षा 8 में इन सब चीज़ों को बड़ी आसानी से समझाने का प्रयास किया गया है। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी। कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। अंग्रेज़ों को लगा कि मतलब हमें अगर कर की ज़रूरत है तो हमें कृषि में सुधार करना जरूरी है। यह काम किस तरह किया जा सके, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिर कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था और इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। उन्हें किसानों से लगान वसूल कर कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया था और चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय की गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाएगा। अंग्रेजों को लगता था कि इसमें उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों की ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदा में रहेगा। लेकिन समस्या क्या रही? मगर स्थायी बंदोबस्त में भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्च नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वो इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाना जमींदारों के लिए काफ़ी परेशानी भरा था और जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाते थे उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारे जमींदारों को क्या किया था, कंपनी ने बाकायदा नीलाम कर दिया था। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालत बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इसमें जमींदारों की आमदनी में तो सुधार हुआ, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी ने तो हमेशा के लिए राजस्व क्या किया था, निश्चित किया था। इसीलिए स्थायी बंदोबस्त इसे कहा जाता है, क्योंकि निश्चित कर दिया था स्थायी तौर पर कि यहाँ पर इतना जो कर है वह लिया जाएगा। लेकिन जमींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उनमें से कुछ बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे और जो बचे रह गए थे उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल कर सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान जो लगान चुकाना चाहता था वह
बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था, क्योंकि जमींदारों को क्या बना दिया था, खेत का मालिक बना दिया था, ज़मीन का मालिक बना दिया था। इसलिए किसानों की भी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उनकी अपनी ज़मीन नहीं रही थी और उन्हें कृषि मजदूरों की तरह अपने खेतों में काम करके जमींदारों को कर चुकाना होता था, जो अंग्रेजों को कर दिया करते थे। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से उन्हें कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाए तो उन्हें पुश्तैनी जमीन से क्या कर दिया जाता था, बेदखल कर दिया जाता था। इस समस्या से किसान क्या थे, काफ़ी परेशान थे। आइए इससे पहले हम यहाँ पर देखें कि बंगाल के रैयतों पर कोलब्रुक का क्या कथन है। कोलब्रुक ने क्या कथन किया है। रैयत मतलब आप लोग समझेंगे कि किसान, रैयत का मतलब किसान। बंगाल के बहुत सारे गांवों में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे, वे औरों को पट्टे पर जमीन दे देते थे और उनसे भारी लगान वसूल करते थे। 1860 में कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति इन शब्दों में बयान की थी। बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों, बीज, आजीविका व कर्जों के बदले बेकारी से दबे काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो वह ऐसी भयानक हालत में दिल लगाकर काम कैसे कर सकते। नहीं उन्हें अपनी हालत सुधारने की कोई उम्मीद दिखाई देती है। ये कोलब्रुक ने कहा था 1860 में कि किसानों की क्या स्थिति थी, उसके बारे में ये कहा था। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि और एक नई व्यवस्था, जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी ने बहुत सारे अधिकारियों ने इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार में अपने खर्च चलाने के लिए और पैसों की ज़रूरत हुई तो स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चल सकता था। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत, इस इलाके के ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है, के लिए होल्ट मैकेंजी ने अंग्रेज ने क्या किया, एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 ईस्वी में लागू किया गया। प्रश्न पूछा जाएगा कि जो अगला बंदोबस्त था या नहीं रैयतवाड़ी बंदोबस्त था, वह किसने तैयार किया। तब तो आप कह सकते हैं टॉमस मुनरो। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जो अब उत्तर प्रदेश में आता है, वहाँ पर होल्ट मैकेंजी ने कौन सी व्यवस्था लागू की, तो अब आप बता सकते हैं कि यहाँ पर वह महलवाड़ी व्यवस्था थी, जैसे कि हम प्रारंभ में ही देख चुके हैं। ये देखें, मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज गांव का एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उनको बनाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया और ज़मीन की जांच की, खेती को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई और राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय यहाँ पर गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महलवाड़ी बंदोबस्त कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है महलवाड़ी बंदोबस्त को किसने बनाया या किसने निर्धारित किया, तब आप कह सकते हैं मैकेंजी, होल्ट मैकेंजी ने इसे बनाया। 1822 में इसे लागू किया गया। जबकि आप इसमें देखेंगे अगली व्यवस्था जो है मुनरो व्यवस्था। टॉमस मुनरो ने रैयत वाली व्यवस्था जो बनाई थी उसके विषय में ये देखते हैं। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिणी भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो
व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार या रैयतवारी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया था और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में यही व्यवस्था लागू हो गई थी। इसीलिए इसे मुनरो व्यवस्था भी कहा जाता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को, क्योंकि टॉमस मुनरो ने इसे क्या किया था, विकसित किया था। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों या नहीं रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए। मतलब जो पीढ़ियों से ज़मीन में खेती करते आ रहे हैं और किसान ही क्या करेंगे, अंग्रेज़ों को सीधा क्या करेंगे, कर दिया करेंगे। आकलन से पहले उन्होंने खेतों का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया और मुनरो का मानना था कि अंग्रेज़ों को पिता की भांति किसानों की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर ही कई समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन में होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय किया। किसान राजस्व चुका नहीं पाए और रैयत गांव से भाग गए। मतलब किसान गांव से भागने लगे, बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब किस तरीके से अंग्रेज़ों ने यहाँ पर भारतीय किसानों के साथ ज़बरदस्ती की या नहीं, जो कर की रकम थी उसे काफ़ी ज़्यादा रखा और जिससे कि किसानों ने अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर खेती करना छोड़ दिया और गांव से भागने के लिए किसान क्या हो गए, मजबूर हो गए। ये चर्चा हमने आज की कक्षा 8 पाठ नंबर 3 में आप देख रहे हैं महल। ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी। यह गांव या गांव का एक समूह होता था, इसलिए क्या कहा गया है, महलवारी या महालवाड़ी व्यवस्था कहा गया। मतलब जिसका गांव से क्या था, पूरे गांव के समूह से जो कर लिया जाता था। मद्रास का गवर्नर टॉमस मुनरो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिसने 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह चर्चा बड़ी आसानी से समझ में आई होगी। और यहाँ पर आप देख पा रहे थे पाठ नंबर 3, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना अंग्रेज़ों ने कैसे प्रारंभ किया, इस पर हमने चर्चा की। इससे आगे हम जल्द ही इसके अगले भाग पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहें और आगे चर्चा करते हैं यूरोप के लिए फसलें। इसके अगले भाग में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं कि आपको पहले किस कक्षा की किताबों को पूरा कराना है। बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।